गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 1 के आज अंतिम टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे। कल हमने आधुनिक समय में जो विभिन्न विचारधाराएं प्रचलित हैं मानव भूगोल से संबंधित उनकी चर्चाएं की। सर्वप्रथम हमने निश्चयवाद की, फिर संभववाद की और फिर नव निश्चयवाद की बात की। हमने बात की कि निश्चयवाद के जनक हैं कौन है? रेडजेल महोदय निश्चयवाद के जनक है। ये क्या कहती है विचारधारा? इस विचारधारा के अनुसार यानी निश्चयवाद यानी नियतिवाद विचारधारा, जिसे अंग्रेजी में डिटरमिनिज्म कहते हैं, ये विचारधारा के अनुसार मानव इस समय विवश है, प्रकृति प्रबल है और मानव प्रकृति को माता मानकर उसकी पूजा करता है। इस अवस्था में आदिम अवस्था की हम चर्चा करते हैं। जब मानव की शुरुआत होती है, मानव के जन्म के बाद से जो मानव की विभिन्न अवस्थाएं हैं, तब से हम इस विचारधारा की बात करते हैं। इस समय प्रकृति सर्वा है। मानव क्या कर रहा है? प्रकृति के द्वारा जो विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं इत्यादि जो आ रही है उनको मानव सहन कर रहा है। उसके पास कोई दूसरा उपचार नहीं है। इस विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वान नव निश्चयवादी कहलाते हैं। रेडजेल इनमें प्रमुख विद्वान है, जिन्हें हम निश्चयवाद के जनक कहते हैं। इसके बाद हम बात करें संभववाद की। तो कल हमने बात की संभववाद, जिसे हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं, यानी मानव क्या कर रहा है? आदिम अवस्था में जो जीवन यापन कर रहा है, धीरे धीरे वो क्या करता है? प्रकृति में विभिन्न संभावनाएं तलाश करता है। प्रकृति में विभिन्न संभावनाएं तलाश करता है कि तेज बारिश हो रही है, इस बारिश से मुझे हर वर्ष नुकसान होता है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, क्यों ना मैं एक अपने लिए अच्छा सा मकान बना लूँ जिससे मुझे बारिश में समस्या नहीं हो। तेज धूप हो रही है तो इस तेज धूप से बचने के लिए क्यों ना मैं उपाय कर लूँ। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, क्यों मैं भी पक्षी की तरह आकाश में उड़ूँ। विभिन्न प्रकार की मानव संभावनाएं देखता है, और जब मानव विभिन्न प्रकार की संभावनाएं देखता है तो उन संभावनाओं के अनुसार कार्य करता है, और जब इन संभावनाओं के अनुसार कार्य करता है तो वो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता जाता है। कहीं न कहीं इस समय मानव प्रबल होता है। इस समय मानव प्रकृति की अपेक्षा प्रबल होता है, मानव प्रकृति की अपेक्षा प्रबल होता है, और मानव विभिन्न प्रकृति की वस्तुओं से विभिन्न नए आयाम बनाता है प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की, या प्रकृति को कहीं न कहीं कमजोर करने की कोशिश करता है। ठीक है, इस विचारधारा को हम पॉसिबिलिज्म संभववाद कहते हैं, और इसके जनक कौन है? विडाल्डी लाप्लास, पोल विडाल्डी लाप्लास संभववाद विचारधारा के जनक हैं, पोल विडाल्डी लाप्लास। उसके बाद हम बात करें नवनिश्चयवाद विचारधारा जो ग्रिफिथ टेलर ने दी। ग्रिफिथ टेलर कहाँ के? यूएसए के, संयुक्त राज्य अमेरिका के। रेडजेल जर्मनी के, विडाल्डी लाप्लास फ्रांस के, और जो नवनिश्चयवाद के जनक हैं ग्रिफिथ टेलर। कौन है? ग्रिफिथ टेलर। ये कहाँ के? अमेरिका, यूएसए के। तो याद रखेंगे हम, ग्रिफिथ टेलर कहाँ के? यूएसए के हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के। ग्रिफिथ टेलर क्या कहते हैं कि न तो प्रकृति प्रबल है न मानव प्रबल है। जो प्रकृति की मर्जी आती है प्रकृति भी वो भी करती है, और जो मानव की मर्जी आती है प्रकृति के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो आयाम होते हैं जिससे मानव का जनजीवन रुक जाता है, उसे मानव क्या करता है? पुनः वापस चालू कर लेता है। इस प्रकार वो कहते हैं कि प्रकृति सर्वा नहीं है, न तो प्रकृति प्रबल है और न मानव प्रबल है, बल्कि क्या होता है? न प्रकृति प्रबल है न मानव प्रबल है। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर और अलग नाम देते हैं, कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। रुको और जाओ निश्चयवाद, इस विचारधारा को कहते हैं रुको और जाओ निश्चयवाद। अब रुको और जाओ निश्चयवाद से क्या मतलब हुआ? रुको का मतलब क्या हो रहा है? यानी प्रकृति विभिन्न आपदाएं जो ला जाती है, प्राकृतिक आपदाएं हो जाती है, मानव को क्या करना पड़ता है? अपने ही स्थान पर कहीं ना कहीं उसको रुकना पड़ता है। जैसे ही प्रकृति की आपदाएं खत्म होती है, मानव अपने विभिन्न तकनीकी से काम लेते हुए उन आपदाओं से अपने आप को छुटकारा दिलाता है, कहीं ना कहीं अपनी जन जीवन अर्थव्यवस्था को पुनः वापस पटरी पर लाता है। ये जो अवस्था है, यानी कि पहले तो जैसे कि ट्रैफिक की जो बत्तियां होती है, लाल बत्ती हो जाती है, रुक जाता है, प्रकृति आपदाएं लाती हैं, मानव जनजीवन रुक जाता है, और जैसे ही हरी बत्ती होती है वाहन चल पड़ते हैं। उसी प्रकार से क्या हो रहा है? मानव भी अपनी विभिन्न कार्यों में लगने लगता है। इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया? अपने इस विचारधारा में ट्रैफिक के विभिन्न नियमों का भी क्या किया है? उपयोग किया है इस विचारधारा को समझाने में। इस प्रकार हम इन 3 विचारधाराओं की बात करते हैं, निश्चयवाद, संभववाद व नवनिश्चयवाद। इसके बाद हम बात करें कि भूगोल की मुख्य शाखा 2 है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। हमने पढ़ा भौतिक भूगोल की विभिन्न शाखाओं के बारे में। जो भौतिक भूगोल है उसकी विभिन्न उप शाखाओं के बारे में हमने 11वीं क्लास में पढ़ा। आज हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल की उप शाखाओं के बारे में। तो मानव भूगोल है क्या? प्रकृति और
मानव के बीच के संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। और इसकी जो उपशाखा है मानव और उसके द्वारा की जाने वाली क्रियाओं से संबंधित होगी। इसकी उपशाखाएं, वैसे तो अनेक उपशाखाएं, लेकिन हम यहाँ पे एक नंबर की दृष्टि से जो 20 शब्दों का प्रश्न आता है इन 5 उपशाखाओं का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला है सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा है आर्थिक भूगोल, तीसरा है राजनीतिक भूगोल, चौथा है सामाजिक भूगोल, पांचवा है चिकित्सा भूगोल। सन 1930 के दशक की हम बात करें तो मानव भूगोल को 2 उपशाखाओं में बांटा गया, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। अगर एक नंबर में प्रश्न आता है 20 अंकों का कि 1930 के दशक में मानव भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया, तो हम केवल यहाँ पे 2 नाम लिखेंगे, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। और प्रश्न आता है कि मानव भूगोल की उपशाखाओं के नाम लिखिए, तो फिर हम ये 5 नाम लिखेंगे, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। इस प्रकार से हम ये 5 नाम लिखेंगे। वापस से सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ठीक है, फिर हम बात करें मानव भूगोल का जो अध्ययन है, पहले तो पता है हमें भौतिक भूगोल ही भूगोल था। धीरे धीरे क्या होता है, भूगोल में मानव को प्रमुख स्थान दिया जाने लगता है और नई विचारधारा, नए भूगोल का, नए विषय का पृथक रूप से मानव भूगोल विषय का अध्ययन किया जाने लगता है। और जैसे मानव को भूगोल के साथ जोड़ा जाने लगता है तो ये जो बात लिखी हुई कि समय के साथ मानव भूगोल का महत्व, ठीक है, उसका महत्व बढ़ता जाता है, अध्ययन क्षेत्र बढ़ता जाता है। अध्ययन क्षेत्र जो छोटा था धीरे धीरे अध्ययन क्षेत्र बढ़ता है। आज भौतिक भूगोल से भी अधिक बड़ा व्यापक रूप मानव भूगोल ने ले लिया है और मानव भूगोल का अन्य विषयों के साथ भी प्रगाढ़ संबंध है, क्योंकि मानव जो भी क्रियाएं करता है विभिन्न प्रकार से प्रकृति के आयामों या कहीं न कहीं दूसरे प्रकार से दूसरे विषयों से संबंधित होकर कार्य करता है। जो मानव भूगोल का अध्ययन 18वीं शताब्दी से पहले बहुत कम था, आज वर्तमान की हम बात करें तो मानव भूगोल जो भूगोल की मुख्य शाखा है, इसका पूरे विश्व में व्यापक रूप से अध्ययन किया जाने लगा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में मानव भूगोल को एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा है। इस प्रकार से हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। एग्जाम की दृष्टि से इसमें से 2 मार्क्स के 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है। फिर हम वापस एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने इस लेसन में, लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ा। सर्वप्रथम हमने बात की कि मानव जो भूगोल है मुख्यतः 2 शाखाओं में, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। भूगोल के जनक कौन है? भूगोल के जनक हैं हिकेटियस, मानव भूगोल के जनक है ड्रेडजेल और भौतिक भूगोल के जनक है पोसिडोनियस। ठीक है, तो हमने बात की कि भौतिक भूगोल की पृथक शाखा के रूप में हम कक्षा 12 में अध्ययन करेंगे। फिर हमने इसकी परिभाषा ली, परिभाषाओं में क्या आया, मानव, पर्यावरण एवं इसके संबंधों के मध्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। फिर हमने मानव भूगोल की प्रकृति की बात की और मानव भूगोल की प्रकृति में क्या पढ़ा? मानव भूगोल की प्रकृति में पढ़ा मानव और उसके द्वारा जो किए जाने वाले क्रियाकलाप है उसको केंद्र बिंदु मानकर मानव भूगोल का, जो हम कहेंगे भूगोल का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है। ये जो अध्ययन क्षेत्र है मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत आता है। मानव और उसकी क्रियाकलापों को केंद्र बिंदु में रखना, मानवीय क्रियाकलापों को केंद्र बिंदु स्थान में रखकर अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल की प्रकृति है। फिर हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की बात की, जिसमें यूएसए के विद्वान जो हंटिंगटन है 2 भागों में बांटा, भौतिक दशाएं और मानवीय अनुक्रियाएं। इसके अलावा फिर आगे हमने विभिन्न प्रकार से मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की बात की, विषय क्षेत्र की बात की, जिसे 6 बिंदुओं के आधार पर हमने बड़ा व्यापक रूप से पढ़ा। मानव भूगोल का व्यापक रूप होता है। उसके बाद में हमने मानव भूगोल के विकास की बात की, किस प्रकार से प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक काल की हम चर्चा करते हैं। मानव भूगोल का विकास होता है प्राचीन समय में, जहाँ पे जो यूनानी विद्वान हैं, विभिन्न भारत, रोम, मिस्र जो प्रभावशाली कंट्री है, उनका मानव भूगोल के विकास में योगदान रहा है। फिर मध्यकाल की हम बात करते हैं, यहाँ पर भी अन्वेषण जो खोज हो रहे हैं, खोज अन्वेषण का जो काल है, उपनिवेशवाद का काल है, मानव भूगोल का यहाँ से भी विकास होने लगता है। और जो आधुनिक समय है, मॉडर्न टाइम है, इसमें ड्रेडजेल महोदय ने मानव भूगोल को पृथक अपना एक व्यापक स्वरूप दे दिया। इस प्रकार से फिर हम मानव भूगोल को एक विस्तृत और बड़े विषय या भूगोल की शाखा के रूप में पढ़ने लगते हैं। फिर हमने मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं की चर्चा की, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। उसके बाद हमने मानव भूगोल की शाखाओं की बात की। तो प्रमुख मानव भूगोल की उप शाखाओं में सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल ये 1930 में बांटा गया। और जब हमें पूरी लिखनी है तो 5 नाम लिखेंगे, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। और समय के साथ साथ मानव भूगोल का महत्व और व्यापकता अन्य विषयों के साथ संबंध बढ़ते जा रहे हैं और आज मानव भूगोल एक बड़े व्यापक रूप में मानव भूगोल का अध्ययन किया जाने लगा है। इस प्रकार से हम बात करेंगे कि लेसन नंबर 1 का हमने अध्ययन कर लिया। और इस संबंध में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करें।